चलिए, तो आज हमको मुंगेली जिला पढ़ना है। और इस मुंगेली जिला में पहले से मैंने नेशनल हाईवे और तहसील का जो पॉइंट है उसको मैंने बनाकर रखा हुआ है। इसमें हमको देखना है, ज़्यादा कुछ तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, 5-7 मिनट का ये क्लास होने वाला है, उसमें इतने में कवर हो जाता है मुंगेली जिला। देखिए, तो पहले तो ध्यान देंगे नेशनल हाईवे, तो 2 नेशनल हाईवे हमको देखने को मिलता है, एक तो 130A है और दूसरा यहाँ पर 130 है। ठीक है, नेशनल हाईवे 130A और ये नेशनल हाईवे 130। ठीक है, ये कवर्धा जिला से मतलब ये जो नेशनल हाईवे 130A है, ये कवर्धा जिले से कबीरधाम जिला के पंडरिया के आसपास से इस प्रकार से होते हुए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ करके यहाँ पर जो बिलासपुर जिला है, ठीक है, यहाँ पर बिलासपुर है, बिलासपुर में जा करके इस नेशनल हाईवे 130 से मिल जाएगा। तो नेशनल हाईवे 130 है, जिससे जाकर इस प्रकार से यहाँ पर नेशनल हाईवे 130A मिल जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो नेशनल हाईवे 130 है, ये और आगे बढ़कर इस प्रकार से अंबिकापुर तक पूरा जाएगा ये। ठीक है, अंबिकापुर तक ये नेशनल हाईवे 130, हम सॉरी 130 आगे बढ़ता है ना, ध्यान रखेंगे ये वाला 130। ठीक है, और ये जो नेशनल हाईवे 130A सिर्फ बिलासपुर तक ही जाएगा। चलिए, इस प्रकार से नेशनल हाईवे है। और बाकी तहसील, अब देखो यहाँ पर तहसील का मैंने पॉइंट पहले से कर दिया है, उसी पॉइंट पर हमको तहसील को बनाना है। देखो, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मुंगेली का है। ठीक है, मुंगेली जिला का ये मुंगेली ये तहसील है। यहाँ पर जरहा भाटा है, जरहा भाटा, सॉरी जरहा गांव है। ठीक है, जरहा भाटा नहीं, जरहा गांव लिखा था ये, जरहा गांव लिखा था ये, ध्यान रखेंगे ऐसे। ये वाला जो तहसील है ये लालपुर थाना है ना, नया तहसील, ध्यान रखेंगे ये लालपुर थाना। और ये तहसील है लोरमी, है ना। इसी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको लोरमी का पठार बोल देते हैं, लोरमी का पठार। ठीक है, लोरमी का पठार मतलब इसी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो, जो कि अचानकमर अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर है पथरिया, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तहसील हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बाकी इधर का जो पोर्शन है पूरा लोरमी तहसील के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको लोरमी का पठार के नाम से जानते हैं। इस वाले क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला पूरा क्षेत्र इस तरीके से, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ। मतलब यहाँ पर एक तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, ध्यान रखेंगे, और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ते हैं और अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व पड़ते हैं। तो बड़ा वाला जो क्षेत्र है वो अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसी के अंदर में इस प्रकार से एक छोटा क्षेत्र और है जिसको हम लोग अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा बना लो, ये ऐसे। तो इसका नाम याद रखेंगे, ये अचानकमार है। ठीक है, ये अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है। अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व और अचानकमार ये अंदर वाला जो है वो अचानकमार अभ्यारण्य है ना, ये अंदर वाला। चलो फिलहाल समझ गया होंगे इतना में तो, है ना। ये बायोस्फीयर रिजर्व है और ये उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अचानकमार, जो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 552 स्क्वायर किलोमीटर है ना। हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व में आपको समझाया था, तो वहां पर भी बताया था, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जब मैं पढ़ा था, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वहां पर भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो 552 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब यहाँ पर जो अचानकमार जो मतलब अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल है 3835, है ना। जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका क्षेत्रफल है 3835 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ में अगर विस्तार पूछा जाएगा, इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार कितना है उसे पूछा जाएगा, तो 2610 याद रखेंगे, 2610 ये हमारे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, और बाकी एमपी साइड चला जाता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इस वाला ये वाला जो एरिया है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है, और बाकी एरिया उसका कहाँ चला जाता है, एमपी में चला जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से है ये हमारे, एक तो याद रखेंगे जो बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे मतलब पूरे भारत का कौन से क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 14वां क्रम का इस प्रकार से ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 14th नंबर का ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 2005 में बनाया गया था। इस प्रकार से 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो एक तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाते हैं, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर इसमें चलाया गया था 2006 में इस प्रकार से, और इसको फिर टाइगर रिजर्व बना दिया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया 2009 में। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में जितना पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैं बता चुका हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया कितना है यहाँ पर, 552 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब देखो इसमें और क्या क्या है, पहले मंदिरों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मंदिर से पहले हमको नदी देखना था, चलो नदी बाद में देखेंगे, मंदिर देखते हैं पहले। पहले नदी को ही पढ़ना हो क्योंकि यहाँ पर मधुकू द्वीप आएगा, है ना। मधुकू द्वीप हमको पता है कि इस प्रकार से जो शिवनाथ नदी है उसमें है। तो शिवनाथ नदी कहाँ पे है, ये कुछ इस प्रकार से शिवनाथ नदी यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे आगे बहते हुए आगे बढ़ती है ना, शिवनाथ नदी है। इसी शिवनाथ नदी में हमको एक जगह पर इस प्रकार से, है ना, मानकर चलो यहाँ पर इस प्रकार से ये शिवनाथ नदी का एक शाखा इस प्रकार से आगे इस प्रकार से इधर मुड़ा हुआ है ऐसे, मतलब शिवनाथ नदी के यहाँ पर ऐसा मानकर चलो कि दो भाग में बढ़ गई है ना। इसको इस प्रकार से, क्योंकि हमको वहां पर द्वीप बनाना है, ये ऐसा कुछ। ठीक है, शिवनाथ नदी, तो ये वाला जो पॉइंट हमको दिखा ऐसा द्वीप टाइप को जो दिख रहा है ना, ये वाला जगह इसको कह देंगे मधुकू द्वीप, है ना, ये मधुकू द्वीप है ऐसे। ठीक है, ये क्या है, मधुकू द्वीप है ना, कुछ ज्यादा ही छोटा लिखा गया लग रहा है। ठीक है, ये मधुकू द्वीप है। तो कौन से नदी में बना हुआ है पूछा जाएगा तो शिवनाथ नदी बोलेंगे, है शिवनाथ नदी में बना हुआ है, ये शिवनाथ नदी में है ना। अब मधुकू द्वीप के बारे में देखो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको ध्यान रखना है। मधुकू द्वीप ये ईसाई धर्म का तीर्थ स्थल है ना। यहाँ पर मसीही मेला लगता है ना, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या लगता है, मतलब मसीही मेला लगता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, ईसाइयों का तीर्थ स्थल, है ना, ईसाइयों का तीर्थ स्थल है ये जो मधुकू द्वीप है वो। यहीं पर मसीही मेला लगता है ना, ऐसे मसीही मेला, इस प्रकार से मसीही मेला लगता है ना। अब एक चीज और याद रखेंगे, जैसे एग्जाम में जब पूछा गया है ना, तो ऐसा इसका आंसर लिया गया है कि मनियारी नदी और शिवनाथ नदी के संगम पर है। ठीक, कहीं कहीं आपको ये बुक वगैरह में भी और देखने को मिल जाएगा, मनियारी नदी प्लस शिवनाथ नदी के संगम पर, मनियारी एवं शिवनाथ के संगम पर है, ऐसे याद रखेंगे। हालांकि इसको देखोगे ध्यान से तो ये शिवनाथ नदी पर है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कहाँ पर है ऐसे बोल करके तो शिवनाथ नदी में बोलेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर ऐसे लिख लो, शिवनाथ नदी के संग, शिवनाथ यहाँ पर मनियारी एवं शिवनाथ के संगम के पास, ऐसे लिखो, के पास, ऐसे। कौन से नदी में पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में बोलेंगे शिवनाथ नदी में है।
है ना, लेकिन मनियारी और शिवनाथ के संगम पर, क्योंकि यहाँ पर मनियारी नदी बनाएंगे। इस प्रकार से इधर से मनियारी नदी है, बिलासपुर और मुंगेली के बीच में यहाँ पर ये बॉर्डर बनाती है ना। ये कुछ इस तरह से नदी है मनियारी। ठीक है, मनियारी नदी। तो इसके देखोगे तो लगभग संगम के आसपास में हमको ये मधुगु द्वीप देखने को मिलता है शिवनाथ नदी में। ठीक है, मतलब ईसाइयों का तीर्थ स्थल के नाम से इसको जाना जाता है ना। और एक चीज और याद रखेंगे, कभी अगर एग्जाम में आ गया तो इसको केदार तीर्थ के नाम से भी कहीं कहीं पे लिखा आपको देखने को मिल जाएगा। केदार तीर्थ भी कह देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का केदारनाथ के रूप में भी देखते हैं, फिर केदार तीर्थ के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये जो मनियारी नदी देखे हैं, इसकी एक दो सहायक नदी और लिख लो। जैसे कि एक सहायक नदी हम लोग इस प्रकार से टेसुआ नदी देखते हैं, है ना। छोटी छोटी सहायक नदी है, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, टेसुआ नदी। ठीक है, यहाँ पर एक आगर नदी देखने को मिलता है, ऐसे आगर नदी, है ना। टेसुआ है, आगर है। इस प्रकार से, ठीक है, टेसुआ नदी और आगर नदी। यहाँ पर ये जो मनियारी नदी है, इसी मनियारी में एक हमको बांध देखने को मिलता है, ऐसे ये वाले क्षेत्र में से, है ना। ये इस प्रकार से इधर से जो भी नदी आकर के फिर इसमें ये बांध का निर्माण यहाँ पर करती है, छोटी छोटी नदियों के माध्यम से ये होता होगा ऐसे। चलो फिलहाल ऐसे ही बनाओ इसको, है ना। तो ये क्या है, एक बांध है जिसको हम लोग राजीव गांधी जलाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, खुड़िया बांध इसको बोलते हैं, राजीव गांधी जलाशय। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात किया है। तो ये क्या है पूछा जाए, मतलब कौन सा बांध है पूछा जाएगा तो बोलेंगे खुड़िया बांध या फिर राजीव गांधी जलाशय। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। चलिए अब यहाँ देखो एक दो मंदिर और है, जैसे कि श्वेत गंगा एक मंदिर हमको देखने को मिलता है लोरमी के आसपास में। इधर कहीं पर एक मंदिर बना लो, श्वेत गंगा, है ना। श्वेत गंगा यहाँ पर महोत्सव भी होता है। एग्जाम में पूछा जाता है ना, श्वेत गंगा महोत्सव कहाँ होता है ऐसे बोल करके। श्वेत गंगा महोत्सव माघ पूर्णिमा में बताया था, माघ पूर्णिमा में यहाँ पर मेला लगता है ना। मेला या फिर महोत्सव कब लगता है, तो माघ पूर्णिमा में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को। मेला महोत्सव वाला टॉपिक में सबको डिस्कस किए थे, श्वेत गंगा महोत्सव। चलिए अब एक दो पॉइंट और यहाँ पर हमको जानना है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मुंगेली में यहाँ पर आदर्श मंडी है। ठीक है, आदर्श मंडी, ठीक है, मतलब देखो छत्तीसगढ़ में हम आदर्श मंडी जब देखते हैं ना, तो हमको कहाँ कहाँ पे आदर्श मंडी दिखाई देता है उसको हम मतलब पढ़ते हैं, तो 5 जगह पर हमको छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी मिलता है ना। मतलब बहुत सारी सुविधाओं से, मतलब बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलता है। जब मंडी, नॉर्मल मंडी के अलावा यहाँ पर आदर्श मंडी में जब जाओगे
तो यहाँ पर हर प्रकार के अनाज वहाँ पर लिया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। और वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हमको देखने को मिलता है ना। भंडारण का सुविधा रहता है या फिर और बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, तो उसका सुविधाएं हमको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक मुंगेली, ठीक है, मुंगेली में हमको एक आदर्श मंडी देखने को मिलता है। कवर्धा में भी आदर्श मंडी है। राजनांदगांव में भी आदर्श मंडी है। राजनांदगांव, धमतरी में भी आदर्श मंडी है। और धमतरी के कुरुद में भी एक आदर्श मंडी है ना। तो धमतरी में दो आदर्श मंडी ना, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी कहाँ कहाँ है, तो इस प्रकार से ये सब जगह में आदर्श मंडी है। चलिए, तो ये हमारा मुंगेली जिला भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला जो भी जिला रहेगा तो उसको अपन अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।